हेलो डियर बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ। बिल्कुल आई एम वेरी सॉरी कि बहुत डिले हो गया ये वीडियो लाने में। कुछ टेक्निकलिटीज़ के चलते ऐसा हुआ, क्योंकि माइक वगैरह का कुछ प्रॉब्लम था, आवाज़ घूम रही थी, ये सब था कुछ और मैं उतना टेक्निकली अभी जानता भी नहीं हूँ। ऑनलाइन में ये अभी नया प्रयास है मेरा, तो होपफुली आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। तो चलो, हम लोग जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियोस लाऊंगा, तो उसी के तहत ये मेरा सेकंड वीडियो है। और आप लोगों की डिमांड पे था कि एसएन रिएक्शन सर हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी तहत ये मैंने टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में कहते हैं एसएन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो किस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो जैसे कि ये हेलो एल्केन से रिलेटेड टॉपिक है, तो एक हेलो एल्केन होगा, उसमें कोई एक न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है इसके कंपैरिजन में। हैलाइड आयन भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो ये जा करके इस X को रिप्लेस करेगा, ये X माइनस बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R यानी अल्काइल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और ये X माइनस बाहर हो जाएगा। इसको हम लोग लीविंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो चूंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है इसको, इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में एसएन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एसएन रिएक्शन का जो टाइप है वो दो तरह का होता है। एक होता है SN1 रिएक्शन और एक होता है SN2 रिएक्शन। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ यूनिमॉलिक्यूलर, वन मतलब हो गया यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको पढ़ेंगे। ये क्या हुआ, 2 यानी कि बाई मॉलिक्यूलर, दो उसी के लिए है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों हम लोग ऐसा कह रहे हैं यूनिमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। देखिए यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब यहाँ पे ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऐसे रिएक्शंस का जो रेट होता है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन हुआ किस मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे, हेलो एल्केन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। बाईमॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे रिएक्शंस का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दो मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट पे। एक जो हेलो एल्केन यहाँ पे लिए हैं वो, और दूसरा क्या है जो न्यूक्लियोफाइल है वो। तो उस दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड किया इसलिए बाईमॉलिक्यूलर कहेंगे। यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है इसलिए। ठीक है, ओके। ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं SN1 रिएक्शन है ना, हम लोग इधर मैं कॉलम वाइज बना रहा हूँ SN1, इधर SN2, ताकि डिफ्रेंशिएशन इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया हुआ रहेगा ना, तो आप लोगों को आसान होगा याद रखने में, इसलिए। तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं वो 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, 2 स्टेप, तो 2 स्टेप रिएक्शन है ये। ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं वो एक स्टेप में कंप्लीट होते हैं, है ना, मैं बहुत टू दी पॉइंट बता रहा हूँ, 1 स्टेप में कंप्लीट होता है वो, और ये 2 स्टेप में। 2 स्टेप, यहाँ पे 2 स्टेप क्या होते हैं, तो देखिए जैसे कि पहला स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ। ठीक है, जैसे कोई अगर हम लोग ले लें 3 डिग्री, सपोज कि ये कोई 3 डिग्री हेलो एल्केन है, ओके, ऐसे। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होता है कि ये X माइनस जो है ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो क्या बनेगा उससे, इस तरह से एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, उसको कार्बोकैटायन कहेंगे, कुछ इस तरह से, है ना, ये R है और X माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप में यही होता है, और ये स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप होता है तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा। ऐसे स्टेप को क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कार्बोकैटायन बनता है किस केस में, SN1 के केस में।
और सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटायन बना, ये जो कार्बोकेटायन यहाँ पे बन रहा है, अब इस पे ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अब आकर के इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अटैक होता है वो फ्रंट साइड से भी होता है और रियर साइड से भी, बैक साइड से भी होता है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा। कैसा, अगर इधर से किया तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनता है ना, ऐसे। और अगर फ्रंट साइड से करता है अटैक तो फिर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ऐसे। तो ये ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे एक अगर डेक्स्ट्रो कंपाउंड होता है तो दूसरा लेवो कंपाउंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से जनरली क्या होता है यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट होता है वो रेसिमिक मिक्सचर होता है। तो प्रोडक्ट जो बनता है यहाँ पे, प्रोडक्ट इज पार्शियली रेसिमाइज्ड। ठीक है, प्रोडक्ट इज पार्शियली रेसिमाइज्ड, मतलब जो प्रोडक्ट बना कोई डेक्स्ट्रो होगा, कोई एक लेवो कंपाउंड होगा। डेक्स्ट्रो और लीवो पे ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड है, कभी होगा तो मैं दूसरे वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे पार्शियली रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना है हम लोगों को। एक और चीज़ क्या ध्यान रखना है कि कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा, यानी ये स्टेप उतना जल्दी होगा, यानी ओवरऑल रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर 3 डिग्री हेलो एल्केन रहेगा यहाँ पे, ये कोई 3 डिग्री हेलो एल्केन अगर होगा तो कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनेगा। 2 डिग्री हेलो एल्केन लेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। इस तरह से होता है। और हम लोग क्या जानते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे कैसे उसका ऑर्डर होता है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन चूँकि ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री, है ना। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए अगर हम 3 डिग्री हेलो एल्केन यहाँ पे लेंगे तो वो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसलिए क्या होता है कि 3 डिग्री हेलो एल्केन जो होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, SN1 शो करने का सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगा। ठीक है, फिर किसका होगा, 2 डिग्री का, फिर किसका होगा, 1 डिग्री का, फिर किसका होगा, मिथाइल हैलाइड का। क्लियर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और NCERT में जो क्वेश्चंस हैं वो इससे बहुत सारा बन जाएगा। एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो डिग्री अगर हमें मान लेते हैं अगर कि 2-3 कंपाउंड्स दिया हुआ है और उसको अरेंज करना है SN1 के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्री देख लेंगे और उसके हिसाब से इस पैटर्न पे अरेंज कर लेंगे। लेकिन अगर डिग्री सेम है तो फिर क्या देखते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डिग्री कंपाउंड्स का सेम है तो क्या होगा कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वहाँ हमको देखना है कि वो जितना ज़्यादा कार्बन से या जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उस कार्बन पे, इस कार्बन पे, यानी वो उतना स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट करेगा, यानी उस हेलो एल्केन का उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगा SN1 रिएक्शन शो करने का। क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डिग्री देख लेंगे तो इस ऑर्डर पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिग्री सेम है कंपाउंड का तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम लोग को देखना है कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उसके अराउंड जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा, जितने बड़े ग्रुप्स लगे होंगे, वो हेलो एल्केन उतना जल्दी SN1 शो करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि वो जो कार्बोकेटायन बनाएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को एकदम से ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक बात क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हैलोजन जितना बड़ा होगा साइज में, यानी ये बॉन्ड उतना जल्दी टूटेगा, जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा इसका मतलब कार्बोकेटायन उतना जल्दी बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो हैलोजन में सबसे बड़ा हैलाइड आयन कौन होगा, आयोडाइड आयन, फिर ब्रोमाइड आयन, फिर क्लोराइड आयन, फिर फ्लोराइड आयन। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर सेम अल्काइल ये वाला पार्ट अगर मान लेते हैं कि सेम होगा और हैलोजन केवल डिफर कर रहा है तो उस केस में आयोडीन अगर लगा रहेगा X की जगह पे तो वो ज़्यादा उसका टेंडेंसी होगा SN1 शो करने का, और इस ऑर्डर पे हम उसको अरेंज कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब इधर आते हैं। एक दो चीज़ और ध्यान रखना है, मैंने एरो से ही बताया है यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल इस केस में क्या होता है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से अटैक करता है, ये भी ध्यान रखना है, कॉम्पिटिशन्स में इम्पॉर्टेंट है ये। तो अब हम लोग SN2 की ज़रा बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो SN2 रिएक्शन में क्या मैंने बताया कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, क्यों कहते हैं बायोमोलिकुलर? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज़ों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसलिए कहते हैं बायोमोलिकुलर। ठीक है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। SN2 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा। यहाँ पे क्या है, SN1 है मगर 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, ध्यान रखना है। तो ये SN2 है और कंप्लीट लेकिन कितने में होगा? 1 स्टेप में। ध्यान से सुनिए क्या होता है यहाँ पे। तो 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई मिथाइल हैलाइड है सपोज, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो होता यहाँ पे क्या है कि फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले, जैसे सपोज कि यहाँ पे कोई फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, फाइनल प्रोडक्ट बनने जा रहा है। हाँ, तो उससे पहले क्या होता है इस केस में, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा हैलोजन के ऑपोजिट साइड से ही अटैक करता है इस कार्बन पे। इस केस में क्या था, दोनों साइड से अटैक कर रहा था, मगर यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमेशा बैक से अटैक करता है। किसके बैक से? जिधर हैलोजन लगा है उसके उल्टे साइड से इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, एक ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ अटैक होता है, तो हैलोजन जिस कार्बन से लगा रहेगा उसी कार्बन पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। ओके, तो बैक साइड से अटैक करता है। क्लियर? तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो भी बनेगा उससे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इसको इंटरमीडिएट कहेंगे। यहाँ पे उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि इस जगह पे कार्बोकेटायन नहीं बनता है, कार्बोकेटायन SN1 में बनता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनता है। तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो इस कार्बन से ये जो 3 हाइड्रोजन है वो तो है ही लगा हुआ, ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे इस कार्बन से बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो बॉन्ड बनाना शुरू करेगा और ये जो C और X का बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब ये अटैक करता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब इस ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना है, यहाँ जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहा हूँ इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है। बट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसका क्या मतलब हो रहा है? ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब इसका लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत थोड़ी देर के लिए बनेगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से भी कम देर के लिए ये बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन और ये न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे ये जो है, अब बोल्ड नहीं लिखा मैंने, डॉटेड लिखा, इसका मतलब बॉन्ड टूट रहा है। तो जो पहले से ये बॉन्ड है वो टूट रहा है और ये नया बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो स्टेज है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो ध्यान क्या रखेंगे, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है और SN1 में कार्बोकेटायन बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ओके। तो अब फिर क्या होता है, ये फाइनली बन जाता है बॉन्ड और ये फाइनली टूट जाता है, ये फॉर्म हो जाएगा और ये ब्रेक कर जाएगा। तो क्या होगा, प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट बनता है इस तरह से। यहाँ पे फाइनली न्यूक्लियोफाइल लग जाता है और ये X- बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं इस तरह से। तो फाइनली क्या हुआ, X हटा, X- हटा और न्यूक्लियोफाइल आकर के लगा। तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मगर ये पूरा एक स्टेप काउंट होता है। तो ये एक स्टेप में हो रहा है, इसलिए 1 स्टेप, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो एक चीज़ और क्या ध्यान रखना है, जैसे कि SN1 में प्रोडक्ट जो था वो पार्शियली रेसिमाइज्ड था। ठीक है, बट यहाँ पे कोई ऐसा पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक चीज़ ऑब्जर्व क्या करना है कि इधर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड था, अब जो प्रोडक्ट बना वो हाइड्रोजन राइट साइड चला गया। तो जैसे ये लेफ्ट है तो अब वो राइट हो गया। इसको क्या बोलेंगे, लैटरल इन्वर्जन। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जैसे हम लोग का प्लेन मिरर में होता है ना, बायां कान दायां दिखता है, दायां कान बायां दिखता है। तो जस्ट वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, यानी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, इस केस में पार्शियली रेसिमाइज्ड है, मगर यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट इज लैटरली इन्वर्टेड। प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट इज
लैटरली मतलब साइड वाइज, लैटरली इनवर्टेड, क्लियर, दिस लेफ्ट राइट, राइट से लेफ्ट। तो ये बात क्लियर है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, है ना, जो जनरली एनसीईआरटी में 12th में बोर्ड में क्वेश्चंस रहता है। डिफरेंट कंपाउंड्स दिया रहेगा, ओके, और उसको हम लोग को अरेंज करना रहता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी या SN1 रिएक्टिविटी। तो कैसे करते हैं, तो क्या ध्यान देना है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है इधर से, तो यहाँ पे ये छोटा छोटा हाइड्रोजन है, तो चलो भाई न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इस कार्बन पे, है कि नहीं, तो आसानी से अटैक करेगा। तो जितना, और सबसे छोटा एटम क्या पॉसिबल है, हाइड्रोजन, तो इसलिए क्या होगा, CH3X रहेगा, तो सबसे जल्दी अटैक होगा इसका और सबसे जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। तो SN2 में सबसे फास्टर मिथाइल हैलाइड, ठीक है। फिर होगा 1 डिग्री, मतलब क्यों, अब 1 डिग्री कैसे बनेगा, जब हाइड्रोजन को हटा दें और एक यहाँ बड़ा एल्काइल ग्रुप लग जाए तो 1 डिग्री हैलोअल्केन हो जाएगा ये। तो क्या होगा, अगर एक बड़ा ग्रुप आ गया यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसे कि सपोज कोई चीज़ है ना, अगर मैं हूँ जैसे, और मैं अगर ज़्यादा बॉडीगार्ड से सराउंडेड हूँ तो मेरे पे कोई अटैक करेगा मुश्किल से ना, तो क्या होगा उस केस में हम बोलेंगे कि मैं स्टेरिकली हिंडर्ड हूँ ज़्यादा। अगर मान लीजिए 3 बॉडीगार्ड है तो मैं ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड हूँ, 2 बॉडीगार्ड है तो थोड़ा कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, 1 ही बॉडीगार्ड है तो और स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गया। तो जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा इस कार्बन के अराउंड, तो क्या होगा, उसका अटैक तो उतना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजी हो जाएगा ना, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो अटैक ईजी हो जाएगा। तो मिथाइल हैलाइड के केस में क्या होता है, ये छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम होता है, हम लोग जानते हैं। तो सबसे 3 बच्चे रहेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, कुछ नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा, इसलिए अटैक इजी होगा, तो इसलिए मिथाइल हैलाइड सबसे इजीली अटैक करेगा, ठीक है। 1 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, अब एक हाइड्रोजन एक बड़ा अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, तो उस केस में अटैक थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए 1 डिग्री का थोड़ा टेंडेंसी कम हो जाएगा। अगर 2 डिग्री हैलोअल्केन की बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन हटा के 2 अल्काइल ग्रुप लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, इसका अटैक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और अटैक अगर मुश्किल हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो 2 डिग्री हैलोअल्केन का और कम हो जाएगा, ठीक है। अगर तीनों हाइड्रोजन हटा करके 3 अल्काइल ग्रुप लग जाए यहाँ पर, तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, इस न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 3 डिग्री हैलोअल्केन का टेंडेंसी और सबसे कम हो जाएगा। तो अगर देखिए, अगर डिफरेंट कंपाउंड्स दिया हुआ है और सिर्फ उसका डिग्री में अंतर है, ठीक है ना, तो हम डिग्री देख करके आराम से SN2 ऑर्डर अरेंज करना हो या SN1 से करना हो, आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहीं पे बच्चे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं, डिग्री सेम रहेगा और अगर मुझे SN1 से अरेंज करना है, डिग्री कंपाउंड का सेम है, तो उस केस में हमें क्या देखना है, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा हैलोजन वाले कार्बन पे उतना ज़्यादा SN1 का टेंडेंसी होगा। लेकिन इस केस में क्या देखना है, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन पे जितना कम ब्रांचिंग होगा या जितना दूर में रहेगा ब्रांचिंग, उतना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, अटैक उतना इजी होगा, ठीक है। यही चीज़ एकदम से ध्यान में रखना है, ओके। चलिए अब हम लोग हैलाइड आयन पे बात कर लेते हैं ज़रा सा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एल्काइल वाला पार्ट सब 4 कंपाउंड सपोज की दिया हुआ है ना, A B C D, और 4 कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप जो है वो सेम है, ठीक है। हैलाइड केवल डिफरेंट है, तो उस केस में क्या करेंगे, एकदम से दिमाग में रखना है कि उस केस में भी यही पैटर्न होता है, यही ऑर्डर होगा। क्यों ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, वही बात आ गई यहाँ पे, मैंने क्या बताया था, बॉन्ड, ये जो एटम है हैलोजन, ये जितना बड़ा होगा तो हम क्या जानते हैं, एटम का साइज़ जितना बड़ा होता है बॉन्ड का लेंथ उतना ज़्यादा होगा, बॉन्ड वीक होगा, ये आसानी से टूटेगा। सेम कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी लगेगा ना, अगर हैलोजन केवल डिफर कर रहा है, बाकी पैरामीटर सेम है, बाकी अल्काइल ग्रुप सेम है, तो उस केस में क्या होगा, हैलोजन जितना बड़ा होगा, साइज ऑफ एटम जितना बड़ा होगा, बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा होगा,
बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और ये बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा ये उतना आसानी से जुड़ेगा, प्रोडक्ट उतना आसानी से बनेगा, सिंपल। तो हैलाइड आयन के केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी जस्ट सेम ऑर्डर होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सब जगह अंतर है मगर हैलाइड आयन में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी हैलाइड आयन के रिस्पेक्ट में सेम ऑर्डर है, यहाँ भी हैलाइड आयन के रिस्पेक्ट में सेम ऑर्डर है। क्लियर? एक चीज़ और हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे, अगर जनरली ये 12th में अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो 12th में जनरली नहीं आता है, ठीक है, बट फिर भी सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैं ज़रा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन, ये जो कार्बोकेटायन है ये बनता है, तो पोलर सॉल्वेंट जो होगा, पोलर सॉल्वेंट वो इसको फेवर करेगा, ठीक है। तो अगर पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इस बॉन्ड को वो जल्दी पोलराइज कर देगा, ज़्यादा तोड़ देगा, आयनाइज कर देगा, तो कार्बोकेटायन आसानी से बनेगा, और कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो SN1 को फेवर करता है, SN1 रिएक्शन, क्लियर। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर रिएक्शन होगा तो SN2 को फेवर करेगा। रीज़न क्या है भाई, रीज़न यही सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट है तब तो वो कार्बोकेटायन फॉर्म कर देगा ना, और कार्बोकेटायन अगर बनाएगा तो SN1 टेंडेंसी होगा। नॉन पोलर तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है, तो वो तो इसको पोलराइज कर नहीं पाएगा, तो कार्बोकेटायन बनेगा नहीं। और SN2 में कार्बोकेटायन थोड़ी बनना है भाई, कार्बोकेटायन नहीं बनना है। SN2 में क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, कहीं पे भी कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, SN1 में कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए पोलर सॉल्वेंट SN1 को फेवर करेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट SN2 को फेवर करेगा। क्लियर है बच्चों? सो आई होप कि SN1 और SN2 में ये मैंने एक बहुत ही शॉर्ट में टू द पॉइंट एकदम कंक्रीट वे में मैंने आपको SN1 और SN2 को समझाया है। फिर भी अगर SN1 SN2 के बेसिस पे जो NCERT में क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में मुझे क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर ये सब लिख करके अगर भेजेंगे तो मैं ज़रूर सारे SN1 SN2 का जो क्वेश्चंस है NCERT में जो 12th में पूछा जाता है उन सारे को मैं एक वीडियो में सॉल्व कर दूँगा। तो होपफुली सब कुछ समझ में आया होगा। चैनल को ज़रूर लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है और खूब दोस्तों में वायरल कर दो। ओके, बेस्ट ऑफ